बढ़ेंगे आगे। रामपुर उपचुनाव की जंग दिलचस्प हो चुकी है। सपा के आसिम और भाजपा के आकाश सक्सेना ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आजम खान ने सपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है और रात में भी वे प्रचार कर रहे हैं। आसिम राजा को जीत दिलाने के लिए आजम खान रात में भी जनसंपर्क में जुटे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त रामपुर नगर का ये उपचुनाव आजम खान के लिए नाक की लड़ाई बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले रामपुर लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ वो उनके हाथ से चला गया। अब एक बार फिर से रामपुर नगर की विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव हो रहा है। आजम खान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ न रात देखी जा रही है न दिन, सिर्फ चुनाव प्रचार में आजम खान जुटे हुए हैं। अपने समर्थकों के साथ जगह जगह जाकर वे वोटों की अपील कर रहे हैं, छोटी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की मांग कर रहे हैं। रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा खुद जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। उनका दावा है कि बड़े रोड शो और सभाओं से कुछ नहीं होता, असली ताकत जनता के हाथ में है और यहां इस बार भी सपा जीतेगी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा साहब हमारे साथ हैं बात करने के लिए। आसिम राजा साहब, ये बताइए, इस बार देखने को ये मिल रहा है रामपुर में कि आप चुनाव प्रचार का तरीका बिल्कुल बदल चुके हैं। खामोशी से निकलते हैं, किसी को पता नहीं रहता कि आप और आजम खान साहब कहाँ किस इलाके में घूम रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। क्या है ये रणनीति इस बार की चुनाव प्रचार की आपकी? रणनीति तो हमारी हमेशा यही रहती है कि जनसंपर्क। आजम खान साहब की 40-45 साल की राजनीति है, शहर उनका है, रामपुर के लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बतें हैं, हर आदमी से संपर्क है आजम खान साहब का। लोगों से मिलना जुलना, वोट मांगना, यही इलेक्शन का हमारा हमेशा तरीका रहा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने आज रोड शो किया, सभाएं भी कर रहे हैं वो लोग, ताकत अपनी दिखा रही है भाजपा यहाँ पर, उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? पार्टी अपनी ताकत दिखाए, उससे क्या होता है? ताकत तो जनता के पास है, जनता के दिल में ताकत है। आजम खान का शहर है, 10 बार विधायक रह चुके हैं, रामपुर के लोगों के दिलों में बसते हैं, हिंदू मुसलमान सिख सबके दिलों में बसते हैं। यहाँ काम है आजम खान साहब के। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी रामपुर में फौज उतार दी है। मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया और उपचुनाव में तीनों सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बलदेव सिंह औलख जी जो हैं वो रामपुर में चुनाव प्रचार पे निकले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए गली गली जाकर, डोर डोर जाकर के वोट मांग रहे हैं। सर, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है आपका? देखिए, चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजना। 20 सीट से 10 बार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान विधायक रहे हैं और भाजपा कभी नहीं जीती, जैसे आपने भी कहा। तो क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? डोर टू डोर आप लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स जनता दे रही है रामपुर की? मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता, ये जो युग है माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का युग है और लोगों ने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी और फिरौती, कब्जे, ये सारे इस सरकार में आके बंद हुए हैं। तो लोग बिल्कुल एक खुले उसमें हवा, जैसे खुले आसमान पे हवा लेना चाहते हैं, तो इसलिए। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाया आजम खान ने। उन्होंने कहा कि सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, अन्याय हो रहा है चुनाव में रामपुर के अंदर। तो इस पर आप क्या कहना समझते हैं? देखिए, मैं अगर ये कहूँ तो ये हार का एक कष्ट है और कुछ ना कुछ जब आदमी हारता है तो कुछ ना कुछ मीडिया पे भी कहता है, सरकार के भी कहता है। उधर आजम खान का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए फसाहत खान चानू भी कमल खिलाने में जुटे हुए हैं। शहर के हर वार्ड में जीत का दावा कर रहे हैं। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दिन रात नेता एक किए हुए हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आजम खान के पूर्व मीडिया प्रभारी फसाहत खान उर्फ शानू जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी में अरसे तक रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार पर निकले हुए हैं। किस तरह का रेस्पॉन्स जनता से मिल रहा है आपको? देखिए, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद देखा होगा। चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीत रहे हैं। रामपुर इतिहास बनाने जा रहा है।
ये बताइए, आप तो लंबे अरसे तक समाजवादी में रहे हैं और ये गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का, तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी इस जो आज़म खान का गढ़ था उसे फतेह कर लेगी? हर वार्ड में, हर बूथ पर, हर घर में कमल खिल रहा है। क्या रणनीति बनाई है इसके लिए आपने? रणनीति ये बनाई है कि हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। 4.5 साल की, देखिए मैं भाषणबाजी नहीं करता, मैं लॉजिक की बात करता हूँ। 4.5 साल की सरकार अभी बाकी है, उसके बाद भी इंशाल्लाह सरकार बन रही है, केंद्र में भी सरकार है। एमएलए के बन जाने से या नहीं बन जाने से सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना है, लेकिन अगर इस जीत में जो हनी साहब भारी बहुमत से जीत रहे हैं, हमने अपना योगदान नहीं दिया तो इसका नुकसान हम सबको होगा और लम्हों की गलतियाँ खुद याद रखती। अब बात मैनपुरी उपचुनाव की करते हैं, जिसमें भाजपा और सपा दोनों ने ही अपनी ताकत झोंक रखी है। वहीं अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के लिए वोटों की अपील करते नजर आ रहे हैं। यहां अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कभी आप देखने पहुंचा उस अस्पताल में सबसे ज्यादा गरीब लोग कहीं इलाज कराने जा रहे हैं तो आप इस तरह की बात अस्पताल और उसकी भी अनदेखी कर रहे हैं। याद होगा कोरोना में इन्हें कहीं ऑक्सीजन का प्लांट नहीं दिखाने के लिए योगी जी खुद आए, क्योंकि उन्हें पता था सैफी में ऑक्सीजन का प्लांट लगा है, तो खुद ही आए, खुद ही उद्घाटन किया। हमने कहा ये तो बताओ नेताजी का लगाया हुआ प्लांट तो तुम उद्घाटन कर रहे हो, और ये तुम्हें सिलेंडर मिलने लाल वाले ये नए सिलेंडर नहीं है, इनका जरा हटा लो, पेट के पुराने सिलेंडर हैं जो बड़े बड़े शहरों से हटा दिए गए हैं, तो गाँव भेज दिए गए, क्योंकि शहरों में पाइपलाइन से गैस सप्लाई है। वहीं मैनपुरी में बहू डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए चाचा शिवपाल यादव ने पूरी ताकत लगा दी है। जसवंत नगर में प्रचार के वक्त शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ आने पर बड़ी बात कही और बताया कि डिंपल की वजह से सब लोग एक साथ आए हैं। शिवपाल यादव ने बताया कि डिंपल ने फोन कर उन्हें एक साथ आने को कहा था और अब चाहे जो भी हो हम एक साथ ही रहेंगे। अब जब बहू लग रहा है तो हमें कोई हैं, ये तो कहते हैं तो एक हो जाओ। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अगले से कह के दिया हैं, अब एक ही रहेंगे। चलो अच्छी बात है, एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ हैं, अब एक ही साथ है। हमने तुम दबा रहे ना हमारी, अगर अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही हनुमान के साथी रहेंगे, ठीक करेंगे। ठीक रहेंगे। वहीं डिंपल यादव भी जीत के लिए जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई हैं। सैपई ब्लॉक में डिंपल ने नुक्कड़ सभाएं की और लोगों से वोटों की अपील की। डिंपल यादव ने यहां नेताजी को श्रद्धांजलि के नाम पर मतदान करने की अपील की है। इस दौरान भाभी डिंपल यादव के साथ आदित्य यादव प्रचार करते नजर आए। तो ये हमारा परिवार है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और क्योंकि हम चाहते हैं, हम इनको आगाह भी करने आए हैं कि प्रशासन सख्ती करेगा। और एक आदरणीय बुजुर्ग रास्ते में मुझे मिले थे और उन्होंने कहा है ये बात कि यह चुनाव सरकार लड़ रही है। तो मैं आप सबसे एक बार पुनः बोलने आई हूँ, निवेदन करने आई हूँ कि एक भी वोट कम ना हो पाए। उधर मैनपुरी के किले पर कब्जा करने के लिए भाजपा भी जी जान से जुटी है। किशनी विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में वोटों की अपील की। ब्रजेश पाठक के अलावा केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता महान है और जनता को ही अधिकार है अपने नेता को चुनने का। मैनपुरी के लोग मन बना चुके हैं कमल को खिलाने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में भारी उत्साह है और योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की सब लोग सराहना कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैनपुरी में कमल खिलेगा। इन सब के बीच सपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव में जसवंत नगर विधानसभा में 4 पुलिस थाना अध्यक्षों को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ता और समर्थकों को चिन्हित कर उनकी गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले। प्रतिनिधि मंडल ने राजेंद्र चौधरी सहित इस प्रतिनिधि मंडल में अन्य लोग भी शामिल रहे।
अभी मैनपुरी में जो लोकसभा का उपचुनाव है, जहां श्रीमती डिम्पल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहां पर भाजपा उसी प्रैक्टिस को जारी किए हुए है। पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रशासन उसमें लगा हुआ है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वहाँ पर कुछ थाना अध्यक्षों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया है। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, उनके वाहन का चेकिंग जबरन किया जा रहा है। वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के अलावा मुजफ्फरनगर की खतौली सीट को लेकर भी जोर आजमाइश चल रही है, जिसके लिए दोनों पक्षों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। खतौली से भाजपा की राजकुमारी सैनी और गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के बीच महामुकाबला है। वहीं भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पार्टी ने पूरी फौज उतार दी है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया, तो वहीं मदन भैया भी प्रचार में जुटे हैं। अब आपको खतौली उपचुनाव की खास तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी ने लोगों के सामने दामन फैलाकर वोटों की अपील की और लोगों से जीत दिलाने की अपील की। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपकी प्रत्याशी आपके बीच आई हूँ और मैं आपसे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ कि भाई से भागी वोट दिलाकर मुझे नीचे बनाए। खतौली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। मदन भैया पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोनी नहीं जीत सके वो खतौली क्या जीतेंगे। देखिए, मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन राजकुमारी सैनी जी को यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला है और मैं देख रहा हूँ लगातार जिस प्रकार उत्साह से उन्होंने अपना आशीर्वाद राजकुमारी जी के प्रति व्यक्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है जितने वोटों से श्री विक्रम सैनी जी यहाँ पर चुनाव जीते थे, उससे दुगना तिगुना वोटों से राजकुमारी सैनी जी जीतेंगी और जो सपा और लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी जमानत यहाँ पर जब्त होगी। खतौली उपचुनाव में जीत के लिए भाजपा ने बड़ा दांव चल दिया है। पूर्व एमएलसी हरपाल सैनी की घर वापसी करा दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरपाल सैनी को भाजपा ज्वाइन करा दी है। पार्टी के नेतृत्व का जो आदेश होगा अक्षर से उसका पालन करूंगा। मेरा कोई बीजेपी से कोई नया बात से नहीं, पूर्व में मैं बीजेपी में रहा हूँ, लेकिन जैसे आपको पूरी जनता को पता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को पता है, बीच में मैं कुछ भटक गया था, अपना रास्ता भटक गया। पुनः आज अपने घर पे वापसी करिए और राजनीति 40 साल के राजनीतिक जीवन पर मेरी कोई पहचान, ऐसी पहचान नहीं है जो प्रदेश में मुझे कोई नहीं जानता हो। हर वर्ग में, हर पहचान में, पिछड़ों में मेरी। अच्छा, घर वापसी करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने पुराने साथी हैं, सब अपना घर जैसा परिवार है, पर माहौल है। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में गया था, मुझे बड़ा अजीब किस्म का लगता था। वहीं एटा पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है और कहा है कि मैनपुरी में परिवार हारेगा, जनतावाद जीतेगा और रामपुर में जय श्री राम होगा। का दस्तावेज में शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, शाहजहांपुर से खबर, जहां शाहजहांपुर में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी फैल गई। लाइसेंसी हथियार से गोली मारकर शख्स की हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद में पूर्व कोटेदार की हत्या हुई है। कैमरे में दिन दहाड़े ये हत्या की वारदात कैद हो गई। पुलिस ने कई लोगों को अब इस मामले में हिरासत में लिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शाहजहांपुर में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी फैल गई। लाइसेंसी हथियार से गोली मारकर शख्स ने मौत के घाट उतार दिया। जमीनी विवाद में पूर्व कोटेदार की हत्या की गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं गोली चलाकर कोटेदार की हत्या कर दी गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। कई लोग आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन एक शख्स ने अपनी लाइसेंसी हथियार से गोली मारकर कोटेदार की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि इनके बीच पुराना जमीनी विवाद था। जैसे ही गोली की आवाज सुनाई दी, लोग तितर-बितर हो गए, लेकिन कोटेदार की मौत हो चुकी है और ये तस्वीरें भी अब सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया है।
दरअसल ये घटना शाहजहांपुर के निगोही में पिपरिया उदय भानपुर गांव की है, जहां रास्ते के जमीनी विवाद में परिवार के बीच ही झगड़ा चल रहा था और इस बीच बवाल इतना बढ़ गया कि रिश्ते में पोते लगने वाले आरोपी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया, जिसका वीडियो अब आपके सामने है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ ही हथियार को भी जब्त कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये 3 तस्वीरें जहां जमीनी विवाद में परिवार के सदस्य ने अपने ही परिवार के अन्य व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। अब फिलहाल परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि पुलिस जांच में जुटी है। और अब एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यशदान बिल्डर को झटका लगा है। दरअसल बिल्डर की अपील को शासन ने निरस्त कर दिया है। आवासीय विभाग ने यशदान बिल्डर को ये झटका दिया है। कुछ दिनों पहले ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी। शासन ने एलडीए के फैसले को सही माना था और अब ये बड़ी खबर इससे जुड़ी, जहां बिल्डर की अपील को शासन ने निरस्त कर दिया है। आवास विभाग में अपील की गई थी, लेकिन यशदान बिल्डर को यहां से झटका लगा है, जहां कुछ दिन पहले ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा था। शासन ने एलडीए के फैसले को सही माना। लखनऊ की ये बड़ी खबर, यशदान बिल्डर को झटका लगा। बड़ी खबर आपको दे दें, आगरा विकास प्राधिकरण में किसानों ने हंगामा कर दिया। बैठक में हिस्सा लेने आए किसानों ने हंगामा किया। दरअसल एडीए उपाध्यक्ष के उठकर जाने से किसान नाराज हो गए। किसानों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। 2009 में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे पर बैठक होनी थी और बैठक में उपाध्यक्ष के जाने पर किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। किसान बहुत दिन से सफर कर रहा, 13 वर्ष से ज्यादा हो गया। डीसी महोदय ने तो किसानों को मजाक बनाती है, यानी बुला लिया बैठक को छोड़ के भाग गए। कोई भी अधिकारी नहीं भागता, किसानों के बीच से देश का प्रधानमंत्री भी नहीं भागा, मुख्यमंत्री भी नहीं भागा और बीसी साहब भाग गए। किसानों को मजाक बना दिया और इसका जल्द ही किसानों ने उनका बहिष्कार भी किया है। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश जल निगम के एमडी बलकार सिंह ने कहा है कि गंगा स्वच्छता को लेकर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नमामि गंगे अभियान में गड़बड़ी और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई ही नहीं होगी, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। यूपी जल निगम के निदेशक प्रयागराज में थे, जहां उन्होंने कहा कि शहर में जल्द ही 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू कर दिए जाएंगे और जल निगम ने 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम के एमडी डॉक्टर बलकार सिंह आज संगम नगरी प्रयागराज में हैं। वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कई जगहों पर स्थलीय निरीक्षण भी किया है। सर, बैठक में अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? बैठक अभी जो है ये जल जीवन मिशन के संबंध में है, लेकिन जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर कुंभ मेला और माघ मेला के संबंध में जो समीक्षा की गई थी, उसके दृष्टिगत यहाँ जो एसटीपी चल रहे हैं उनकी कार्यप्रणाली देखने के लिए, उनके जो सिस्टम्स हैं चेक करने के लिए सीसीटीवी वगैरह काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें निरीक्षण किया गया है। सभी जो ऑपरेटर्स हैं, कंपनीज हैं उसको चलाती है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी इस बंद होने की सूचना यदि किसी को मिलती है और सूचना सही पाई जाती है या कोई लापरवाही बरतते हैं तो उन पर सीधा जो कंपनी है उस पर एफआईआर दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। जो कंपनी है, जो अधिकारी हैं, उनको साफ अल्टीमेटम आपकी तरफ से दिया गया है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें बिल्कुल सरकार की तरफ से भी सख्त निर्देश हैं कि गंगा में कोई भी अनट्रीटेड वाटर नहीं जाना चाहिए। बाकी जो हम अभी बना रहे हैं एसटीपी, उनकी जो जैसे एक नैनी में है, एक झूसी में, एक फाफा मऊ में है। नैनी वाला तो चली गया है और फाफा मऊ वाला अभी दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, झूसी फरवरी में होगा। तो इनकी कार्य प्रगति जल्दी से करें और जल्दी से जल्दी उसको चालू करें, ये निर्देश दिए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।